वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। जो प्रीवियस वीडियो में था उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट्स, दो मेथड्स बच गए थे, उसे देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, जिसमें आपका पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे। बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से और ब्रीफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, जिसमें है हमारा, जिसका मेरिट हमारा है ये सब और डिमेरिट ही है। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस का मतलब होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं किसी लोकल अथॉरिटी को अपॉइंट करके। जैसे हमको रेगुलर डेटा चाहिए तो हमने किसी को अपॉइंट कर दिया कि भाई ऐसा है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया से रेगुलर डेटा हमें देते रहिए। तो उन लोगों का काम होता है कि वो डेटा कलेक्ट करते हैं जाके वहां से, और वहां से कलेक्शन करने के बाद आपको डेटा सप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ कुछ इसके भी अपने मेरिट डिमेरिट हैं। जैसे इसका मेरिट होता है इकोनॉमिकल, मतलब यहाँ पे टाइम, मनी और आपके एफर्ट्स जो हैं, ये तीनों आपके कम लगते हैं, पहला चीज। दूसरा है वाइड कवरेज। मतलब वाइड कवरेज का मतलब आपको खुद जाना नहीं है, एक एक रेस्पोंडेंट को इंटरव्यू नहीं करना है, आपने अथॉरिटीज को लगा दिया, लोगों को लगा दिया, वो लोग जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एरिया भी जो होगा वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, एरिया, बड़ा एरिया ले सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब ये मेथड ही सूटेबल तब अच्छा माना जाता है जहां आपको डेटा रेगुलर बेसिस पर चाहिए। जैसे हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ डिमांड, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड का क्या इफेक्ट है मार्केट में, तो हमको रेगुलर डेटा चाहिए ना। हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, लोगों का क्या डिमांड है, क्या रिस्पॉन्स है। अगर लोग कुछ कह रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ करेक्शन होने चाहिए या प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो आपको रेगुलर डेटा चाहिए उससे रिगार्डिंग। तो वो कंटिन्यूटी यहाँ आपको मिल जाती है क्योंकि रेगुलर डेटा आपको मिल जाता है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे पहला है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि यहाँ पे डेटा ओरिजिनल सोर्स से नहीं कलेक्ट किया जाता है और आप पर्सनल टच नहीं होता है रिस्पोंडेंट से जिससे डेटा चाहिए था, तो यहाँ पे डेटा आपको ओरिजिनल मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं क्योंकि आपका पर्सनल टच नहीं, आप ओवरऑल एक मार्केट को उठा के आप उसको इंटरव्यू करते हैं। दूसरा आपका है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डाटा एक समान भी नहीं होता। जैसे कि हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में था कि वहां यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती। यूनिफॉर्मिटी का मतलब समानता। अब यहाँ पे आपने चार लोगों को लगा दिया, एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। अब ये तीनों डेटा कलेक्ट करेंगे, तीनों का मेथड अलग हो सकता है, तीनों का तरीका अलग है, तीनों के कलेक्शन के जो सोर्सेस हैं वो अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे डेटा भी आपको अलग ही मिलेगा कंबाइंड। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन हो पाती। और एक है आपका लेस एक्यूरेट, क्योंकि आप यहाँ खुद नहीं जाते हैं कलेक्शन करने के लिए, तो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं जब आपको एकदम से एक्चुअल डेटा नहीं मिल सकता, एकदम से एक्यूरेट नहीं मिल सकता, एकदम से करेक्ट डेटा नहीं मिल सकता। कुछ उसमें चांसेस रहेंगे कि हो सकता है बायसनेस हो, या हो सकता है कलेक्शन वो जिसको भेजा उसने पूरी तरीके से उन लोगों को इंटरव्यू नहीं किया, कुछ अपने भी लिख के दे देते हैं। तो इस वजह से डेटा आपका थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है। अब ये हमारा चौथा और आखिरी है मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स और शेड्यूल्स। IQS इसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए दो तरीके यूज होते हैं। जैसे पहला तरीका आपका मेलिंग मेथड होता है, दूसरा होता है एनोमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चनेयर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको जो भी डेटा पूछना है या जो भी डेटा आपको लेना है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको आप एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस फ्रेम कर दीजिए, जिसको बहुत ही प्रॉपरली फ्रेम किया जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखने हैं और ये सारी चीजें हैं। तो हम क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर हम देखेंगे अभी, क्या क्या बातें होनी चाहिए गुड क्वेश्चनर बनाने के लिए। जब क्वेश्चनर बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर यू कैन मेल द क्वेश्चनर टू योर रेस्पोंडेंट डायरेक्टली। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एनमरेटर अपॉइंट करेंगे और वो लेके जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड में क्या, क्वेश्चनर्स आर मेल्ड, यानी यहाँ कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चनर मेल कर देना है रिस्पोंडेंट के पास। वो क्या करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी करना है कि प्लीज फिल दी फॉर्म, फिल दिस क्वेश्चनर एंड रिटर्न इट बैक। ऐसा ना हो कि आपने भेज दिया, वो अपना देखा, रख लिया, आपको कुछ मिला ही नहीं वापस। जब मिलेगा ही नहीं तो फिर आपका इंफॉर्मेशन किस काम का। ठीक है, दूसरा है एश्योर्ड द सीक्रेसी ऑफ डाटा।
आप उनको एश्योर भी करते हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बस हमारे तक ही रहेगा, उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे। तो इसके अपने कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं। जैसे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टाइम, वही चीज है पुराने वाला, टाइम, मनी, ये सब यहाँ पे कम लगता है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार में कई सारे लोगों को मेल कर सकते हैं, कई सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो बैठे बैठाए आपको अच्छा खासा अमाउंट में डाटा मिल जाता है। दूसरा ओरिजिनल, ओरिजिनल क्यों होगा, क्योंकि डेटा आप जिसको जिससे चाहिए, ठीक है, जिससे चाहिए वही आपको भर के दे रहा है, इसीलिए डेटा आपका ओरिजिनल मिलेगा आपको। भाई जो रिस्पॉन्डेंट है, एक्स वाई जेड रिस्पॉन्डेंट था, उसको आपने डेटा मेल कर दिया, वही फिल करके भेज रहा है, तो डेटा आपका ओरिजिनल रहेगा। फिर वाइड कवरेज, क्योंकि आपको मेल ही करना है तो आप ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को मेल कर सकते हैं, तो इसका कवरेज बड़ा हो जाता है, एरिया बड़ा हो जाता है। आपको डायरेक्टली जाना नहीं है ना, इसलिए आपका एरिया बड़ा हो जाता है। अब इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। बताइए, इतने अच्छे मेरिट्स होने के बावजूद डीमेरिट्स हैं। क्या है? पहला तो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब जिसको आपने भेजा उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको डेटा भर के भेजने में वापस, तो जब वो भेजेगा ही नहीं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, आपका पूरा जितना भी आपने मेहनत किया सब पानी में चला गया। दूसरा बोलता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये इलास्टिक कम है। जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो पहला था वो इलास्टिक ज्यादा था, क्योंकि आप गए पूछने, आपको 10 क्वेश्चन आपने सोच के गए थे, आपको लगा कि नहीं एक आग और पूछ सकते हैं तो आप पूछ लेंगे वहाँ, क्योंकि आप डायरेक्टली मौजूद हैं। यहाँ क्या है, क्वेश्चनर बना के भेज दिया, अब 10 क्वेश्चन लिखा है, बहुत वो करेगा, 10 क्वेश्चन का जवाब देगा, पता नहीं 10 का देगा भी कि नहीं देगा, हो सकता है आप छोड़ भी दे, तो आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, 11वां सवाल उसमें नहीं ऐड कर सकते, जितना आपने दिया है उतनी का जवाब आपको मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर लिमिटेड यूज, ये लिमिटेड यूज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भरना है, फिर भेजना है, फिर उसको देखना है, तो यहाँ पे ज्यादातर लिटरेट लोग होंगे तो वही भर के आपको भेज सकते हैं। अगर आपको ऐसे जगह गांव वगैरह में जाना है जहाँ पे लिटरेसी कम है, लोग नहीं लिखना और पढ़ना जानते, तो वहां पे फिर आपका ये मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एनमरेटर्स मेथड। यहाँ पे जो एनमरेटर है, इसका मतलब होता है वो पर्सन, एक पर्सन जो कि स्किल्ड हो और ट्रेंड हो डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, एनमरेटर वो आदमी होता है जो कि जिसको ट्रेनिंग ही दी जाती है डेटा कलेक्शन का, कोई और काम नहीं है। वो एक्सपर्ट होता है डेटा कलेक्शन के मामले में, डेटा कैसे लेना है, किस तरीके से करना है, वो सब एक्सपर्ट होता है। अब यहाँ है कि अप्रोचेस विद दी क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपने जो क्वेश्चनर बनाया था यहाँ तो मेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मेल नहीं करेंगे हम, एनोमरेटर को हाथ में लेके भेजेंगे कि आप जाइए और जाके वहां पे उन लोगों से भरवा के लेके आइए, क्योंकि भरने के लिए हमने मेल कर दिया, पता नहीं जो रिस्पॉन्डेंट था, हमें डेटा चाहिए था सपोज किसी कॉस्मेटिक आइटम का, तो हमको तो लेडीज से डेटा चाहिए, भरने वाला कोई भी भर के दे दिया कि चलो इंटरेस्ट है ही नहीं कि चलो कुछ भी भर के दे देते हैं। यहाँ पे इसीलिए हम एनोमरेटर को पर्सनली अपॉइंट करेंगे कि आप जाइए अपने सामने भरवाइए, आपको कुछ नहीं करना, यही क्वेश्चनर भरवाना है, लेकिन आप सामने बैठ के भरवाइए। ठीक है, इसके भी अपने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। जैसे पहला क्या है, वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब कि यहाँ पे आप ज्यादा नंबर ऑफ एरिया को कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कई सारे एनोमरेटर्स को अपॉइंट कर दिया, वो जाएगा डेटा कलेक्ट करेगा, हर जगह पे अपने अपने लोगों को रखेगा, डेटा वहां से लेगा, चला आएगा। एक्यूरेसी यहाँ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एनोमरेटर खुद ही विजिट करता है, वो देखता है कि किससे डेटा चाहिए, कौन भर रहा है। अगर कॉस्मेटिक आइटम का चाहिए तो हम चाहते हैं घर की लेडीज भरे, तो वही भर रही है, वो देखे कि हाँ ठीक है, चलो डेटा हमारा एक्यूरेट है, सही डेटा मिल रहा है। पर्सनल कांटेक्ट, वहां पे जाएगा तो वो क्योंकि वो डायरेक्टली टच में है, हो सकता है वहां वो कुछ क्वेश्चंस और अराइज कर सकता है, कुछ क्वेश्चंस और पूछ सकता है जो क्वेश्चनर के अलावा भी हो, वहां पे ऐड ऑन द स्पॉट पे एडिशन भी कर सकता है क्वेश्चंस का, ये फायदा इसमें अच्छा मिल जाता है। अब इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। जो है पहला है एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो एनमरेटर्स को आप अपॉइंट करते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तो पैसा भी अच्छा लेंगे ना, इसी का तो पैसा लिया जाता है, एक्सपीरियंस, स्किल और टैलेंट का ही तो पैसा लिया जाता है। तो वो पैसा लेगा आपसे तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाता है, डेटा एक्सपेंसिव हो जाता है वहां से। उसके बाद है आपका टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो जाएंगे तो भरवाएंगे, फिर लेके आएंगे, तो फिर आप डेटा आपको मिलता है। यहाँ तो आपने मेल कर दिया, उसने मेल का रिप्लाई अब चाहे वो 10 मिनट में कर दे, चाहे 1 आध घंटे में कर दे, आपके पास डेटा आ जाएगा। यहाँ क्या है, वो पहुंचेंगे तो भरवाएंगे तो लेके आएंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। फिर अब पार्शियल, जो जा रहा है न्यूमरेटर अगर वो बायस्ड हो, मतलब वो किसी तरीके का भेदभाव कर रहा हो, तो वहां पे भी डेटा आपको पूरा एक्यूरेट नहीं मिल पाता। तो ये सारा रहा हमारा मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बारे में।
तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा जो कि हम कहते हैं सेकेंड हैंड डाटा, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, मतलब वो डेटा जो खुद जाकर कलेक्ट ना किया गया हो, यानी प्राइमरी सोर्सेज से ना कलेक्ट किया गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो इसके कुछ अपने सोर्सेस हैं, कुछ अपने मेथड्स हैं। जैसे एक तो इसका पब्लिश सोर्स होता है, वो डाटा जिसको छापा गया हो, पब्लिश किया गया हो। देखा ना, व्हेन डाटा इज कलेक्टेड एंड पब्लिश, तो वो डाटा पब्लिश सोर्सेज में आता है। दूसरा होता है आपका अनपब्लिश सोर्सेज। तो बेसिकली अनपब्लिश सोर्सेज में कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, कुछ आता नहीं, क्योंकि जो भी डेटा सेकेंडरी में मिलता है वो पब्लिश होगा, ओरली होगा तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, अब पब्लिश सोर्सेज की करें बात अगर हम, तो पब्लिश सोर्सेज में हमारे पास ये कुछ तरीके हैं या कुछ मेथड्स हैं जहां से हमें डेटा मिलता है। जैसे सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मतलब जो गवर्नमेंट आपकी चल रही है, आइदर इट इज सेंट्रल या स्टेट या और भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हों, कोई भी टाइप का गवर्नमेंट होगा, उसके पास अपना डेटा होता है अपने एरिया का, अपने रीजन का, या ऑल ओवर होल कंट्री का अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो। वो लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं अपने ओन पर्पस के लिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर वो इनकम लेवल से हो, या पर कैपिटा इनकम से हो, या जीडीपी से हो। वो डेटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी तौर से वो अपना। हमें और आपको अगर ज़रूरत है डेटा का, जैसे हमें जानना है जीडीपी कितनी है हमारे इकोनॉमी की, या पर्टिकुलर एरिया की लिटरेसी रेट कितनी है, तो हम थोड़ी जाते हैं लिटरेसी रेट कैलकुलेट करने के लिए, या हम उसको प्राइमरी डाटा के थोड़ी थोड़ी कलेक्ट करते हैं। हमारे पास इतने सोर्सेज भी नहीं हमारे पास कोई संसाधन है। तो हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट के कलेक्टेड डेटा में से उसमें से ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यूज किया सेकेंड हैंड डेटा का, यानी फर्स्ट हैंड डेटा गवर्नमेंट यूज किया था, हम उसका सेकेंड हैंड वर्जन यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। कुछ आपके गवर्नमेंट के अलावा सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो लोकल बॉडीज जिसको हम कहते हैं, वो लोकली हर जगह पे स्टैब्लिश्ड हैं, वो भी डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, वो लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते, छोटे पे करते हैं, छोटे एरिया पे कवर करते हैं। सो उनका मेन पर्पस क्या हो जाएगा, दे कलेक्ट द डाटा फॉर द यूज ऑफ themselves बट दे पब्लिश द डाटा। सो whenever anyone is in a requirement of data, he or she can get the data from the semi government publications as well। अब अगर देखा जाए तो ट्रेड एसोसिएशंस हर कंट्री में होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं कई सारे, हर कंपनी के अलग अलग ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं। इन ट्रेड एसोसिएशंस का काम क्या होता है, ये डेटा पब्लिश ये भी करते हैं। इनके पास भी डेटा होता है, जैसे लेबर टर्नओवर रेशियो कितना है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है, ये सब डेटा इनके पास ही मिलता है, ट्रेड एसोसिएशंस के पास। ठीक है, तो ये अगर हमको इससे रिलेटेड डेटा चाहिए तो हमें यहाँ आना पड़ेगा, हम यहाँ आएंगे, यहाँ से डेटा लेंगे और अपने काम का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वहां से डिराइव कर लेते हैं। अच्छा, उसी तरीके से आपका है रिसर्च इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशंस। कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिनका काम ही है डेटा कलेक्शन। तो वो तो जब डेटा कलेक्शन करते हैं उनके लिए प्राइमरी डेटा होता है। हमको और आपको अगर जरूरत पड़ती है डेटा उनमें से चाहिए, मतलब वो जो कलेक्ट किए उस डेटा में का कोई यूज हमें है, तो हम प्राइमरी डेटा ना करके हम चले जाते हैं इनके पब्लिश्ड सोर्सेस पे, वहां से डेटा अपने हिसाब किताब का निकाल लेते हैं। सिंपल, हमारे लिए इजी हो जाता है, लेस कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। फिर आपका रिसर्च स्कॉलर्स, आपको मालूम होगा लोग यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, उसके बाद करते हैं क्लियर करते हैं नेट का एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचिंग में एक अच्छा खासा लेवल का टेस्ट है, ऑल इंडिया लेवल। उसको आप क्वालिफाई करते हैं। जैसे क्वालिफाई करने के बाद फिर आप रिसर्च के लिए परस्यू करते हैं। तो जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे आप एक थेसिस लिखते हैं। उस थेसिस में आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी दे देते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई रिसर्च स्कॉलर उसी कुछ रिसर्च अपना टॉपिक कलेक्ट करता है जो सिमिलर या कुछ पार्ट उसका मैच करता हो किसी प्रीवियस रिसर्च से, तो वो उस थेसिस को उठा कर स्टडी कर सकता है। तो वो कहाँ मिलेगा, रिसर्च स्कॉलर की पब्लिकेशन जो कि होती है थेसिस, वहां से मिलेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अच्छा, अब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कौन से हैं, तो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद है आपका वर्ल्ड बैंक, उसके बाद आपका इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा रखती हैं अपने पास
हर कंट्री के मौजूदा हालातों को देखते हुए और उनसे जो रिलेटेड से यूएन आपने सुना हुआ यूनाइटेड नेशंस, उसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो लोग भी डेटा कलेक्ट करते हैं सारी कंट्रीज का, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। आपको अगर डेटा चाहिए इंटरनेशनल लेवल का तो हम वहाँ परस्यू कर सकते हैं कि वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है आपका जर्नल्स एंड पेपर्स। कई सारे डेटा पब्लिश होता है आपका जर्नल्स में। जो जर्नल्स आते हैं ये पीरियोडिक जर्नल्स होते हैं जो आते हैं, उसमें डेटा पब्लिश होता है, वहां से भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनपब्लिश। जैसा मैंने बताया अनपब्लिश सोर्सेस वो होते हैं जिनको पब्लिश ही नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा ही है व्हेन डाटा कलेक्टेड बट नॉट पब्लिश फॉर सेल्फ यूज होता है या फॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स। वो जो कलेक्ट करते हैं वो केवल अपने यूज के लिए रखते हैं। तो जब अपने यूज के लिए रखे हैं तो हमारे किसी काम का रहता नहीं, इसलिए हम बेसिकली रिलाई करते हैं इन सोर्सेस पे, पब्लिश सोर्सेस पे।